जय श्री कृष्ण। मैं हूं आप सबकी मानसी भड़ियाद्रा और आज मैं आई हूं रवणिया खिजड़ी में, जहां पे राजल स्टड फार्म है और यहां का आज हम विजिट लेंगे, उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो चलो विजिट करते हैं। जय श्री कृष्ण मैम। हेलो। हेलो, वेलकम मानसी मैम। तो आज हम आए हैं रांझल स्टड फार्म में, तो जहाँ की ओनर है भावना कारिया। तो आज हम इनकी मुलाकात में आए हैं और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे टीम मेंबर अफजल सुमरा भी हमारे साथ उपस्थित है। सलाम अलैकुम अफजल भाई, कैसे हो? आप कैसे हो? बहुत नाम सुना है आपका। तो दर्शकों, वैसे तो इंटरव्यू मानसी मैम लेने आए हैं हमारा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। दो बात बोल देती हूँ अफजल भाई के बारे में। इतने अच्छे ट्रेनर है, इतने साल से ट्रेनिंग करते हैं और सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि बहुत पेशेंटली, बहुत धीरज से ये ट्रेनिंग लेते हैं अश्वों की। ये नहीं कि ये सैडल डाल दिया और चल पड़े, इससे स्ट्रेस में आ जाते हैं घोड़े और बहुत अच्छी तरह ये समझते हैं। उनको एक स्पेशल बॉन्डिंग भी है हर घोड़े के साथ। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि विमेन हर एक फील्ड में आगे बढ़े। तो आज घोड़े की दुनिया में हमारे भावना मैम का भी काफी नाम रहा है। इनके वीडियोस आपने काफी देखे होंगे। तो मैम, आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो मानसी मैम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। कि कैसे शुरू हुई है। एक पैशन अंदर से होता है, अश्वों के लिए एक फीलिंग होती है जो पहले से ही शायद मेरे अंदर थी। एक बात आपको कहानी एक छोटी सी बता देती हूँ कि जब हम लोग 2-3 फैमिली घूमने जाते थे तो जुहू बीच पे घोड़े लेके वो घूमते थे। 10 रुपए 5 रुपए में घोड़े को पे ऊपर बिठाना। ऐसे मेरे साथ फैमिली के, फ्रेंड्स के और भी बच्चे रहते थे, तो उनको वो जो मेरी गो राउंड वगैरह होता है उसमें बैठना होता था और मुझे घोड़े पे बैठना होता। मैं लिटरली रेत में, जूहू की रेत में बैठ जाती थी कि ये रोते हुए कि मुझे घोड़े पे ही बैठना है। तो शायद दूसरा ये भी है कि मैं एक राजपूत फैमिली को बिलोंग करती हूँ। अरे वाह। तो मैं भी एक ब्लड में भी वो पैशन है। तो ये शुरुआत हुई। और जैसे आप वीडियोस की बात कर रहे थे दर्शकों को, तो वो एक बिल्कुल अलग ही रीजन से वीडियो चैनल चालू हुआ मेरा। यहाँ पे जामनगर में जो गांव है वहाँ पे लोकल रेसेस होती हैं। हमने सुना था, हमारे पास इक्का दुक्का घोड़ियाँ हमने लेके रखी थी शुरुआत, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक है घोड़ों का। तो सुना हुआ था कि रेस होती है घोड़ों की। हमने घोड़ियाँ तो ले रखी थी लेकिन कभी गए नहीं थे इसमें। तो पहली बार वो रेस में गए। हमारा जो बच्चा था जो संभालता था वो बोले मैं रेस में इसमें भाग ले लूंगा। ठीक है, गए वहाँ पे देखा तो कोई स्टार्ट लाइन नहीं, कोई फिनिश लाइन नहीं। एक घोड़ा दौड़ा तो सारे ही दौड़ पड़े। अच्छा। साथ साथ में बाइक सवार चल रहे हैं और पीछे से घोड़े को मार रहे हैं। इतना जोर से मार रहे हैं कि मेरा घोड़ा या घोड़ी जीत जाए। हाँ। और वो घबराहट में वो घोड़े दौड़ रहे थे। इतनी खराब हालत हो गई थी, 1-2 घोड़े के तो पुट्ठे पे पूरा खून निकल आया था। वहां मैं तो लड़ने के लिए तैयार हो गई, राजपूत खून जो ठहरा आके। मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका, बोले ये तरीका नहीं है, तू 1 से लड़ेगी, 2 से लड़ेगी, कितनों से लड़ेंगे। हाँ। तो इससे अच्छा है कि तू सोशल मीडिया का सहारा। और बस वही तब ठान लिया
कि एक ऐसी चैनल चालू करूं कि जहाँ जहाँ घोड़ों पे अत्याचार होते हैं, जहाँ लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की जरूरत होती है, वो मैं अपने वीडियो थ्रू पहुंचाती हूँ। काफी अच्छा लगा मुझे। आजकल सोशल मीडिया की ताकत इतनी है कि आप मतलब जमीन से आसमान तक पहुंच सकते हैं, आप अपनी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने ऐसी शुरुआत करी और आपके माइंड में ऐसा आया कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं। और आप मुझे बताइए कि आपने जो ये अपना स्टड फार्म बनाया है, इसके पीछे आपका क्या माइंड रहा? आपने क्या सोचा था कि मुझे ऐसा स्टड फार्म बनाना है? आप स्ट्रक्चर की बात कर रही है? स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि सारे जो अश्व जो रखे हुए हैं वो काफी मतलब एकदम यूनिक मुझे लगा आपका फार्म हाउस। तो आप मुझे उसके बारे में बताइए कि आपको कैसे विचार आया कि मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए। ओके, तो एक तो जो आपने सेमी सर्कल देखा यहाँ पे, जी। मुझे एक ऐसा था कि अगर स्ट्रेट फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो घोड़े शायद एक दूसरे को देख नहीं पाते। हाँ। बेसिकली देखा जाए तो ये एक फ्लॉक एनिमल है, अकेले रहने वाला जानवर नहीं है, भीड़ में रहने वाले पशु है ये। जी। तो अगर वो एक दूसरे को देखते रहेंगे तो उनके लिए भी कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं होगा, वो खुश रहेंगे। जी। मेरा मेन एम है घोड़े खुश रहने चाहिए। बिल्कुल। और जैसे हम बैक कैमरा बात कर रहे थे तो मैम मुझे काफी इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि जो सिंधी नस्ल, मारवाड़ी नस्ल और जो काठियावाड़ी नस्ल होती है, तो वो नस्ल में उनका जो होता है, जो मतलब उनकी निशानी होती है, वो कैसे होते हैं, वो मुझे मैम ने काफी अच्छे से बताया। तो मैम प्लीज आप भी थोड़ा इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दे पाए। पहले तो दर्शकों आपको बता दूं कि मैं कोई हॉर्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है वो मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ। सिंधी घोड़े जाने जाते हैं उनकी स्पीड के लिए। ज़्यादातर कच्छ में और सूरत में पाए जाते हैं ये घोड़े, और इक्वाइन स्पोर्ट्स जैसे बोल सकते हैं, रेसिंग बोल सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे होते हैं ये। काठियावाड़ी की बात करूं तो मैं खुद एक बहुत बड़ी काठियावाड़ी घोड़ों की फैन हूँ। मैं भी। मुझे मारवाड़ी से भी काठियावाड़ी अश्व अच्छे लगते हैं। ये ब्रीड का प्रमोशन ज्यादा नहीं हुआ है, कारण पता नहीं क्या है, कई लोग कई कारण बताते हैं, लेकिन मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि ये अश्व प्रमोट हो। मैं पुष्कर मेले में भी, वहाँ रिंग नहीं होती है काठियावाड़ी, फिर भी लेके जाती हूँ वहाँ पे। अच्छा। ताकि लोग देखे, जाने की कितनी अच्छी ब्रीड है। तो क्या अच्छा है इसमें वो आपको बता दूं। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी ब्रीड है, राइडिंग के लिए, टेंट पेगिंग के लिए, बैरल रेस के लिए, सबके लिए बहुत ही बेहतरीन है। उनके जो हूफ्स होते हैं बहुत चौड़े हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें काठियावाड़ी में, तो उनके जो नॉस्ट्रल्स हैं वो बड़े होते हैं, कान छोटे और कुंडी वाले होते हैं। और ये जो माथा है, कपाड़ बोलते हैं गुजराती में, वो चौड़ा होता है। उसके जो फेस प्रोफाइल है वो डिश फेस रहती है, थोड़ा हल्का अंदर की तरफ रहता है। ये उसके मेन कैरेक्टर्स है, उससे पहचाने जाते हैं। ब्लैक कलर नहीं होता है काठियावाड़ी में। और मेरे पास एक क्रेमेलो कलर का काठियावाड़ी है जो बहुत ही रेयर है, पूरे इंडिया में वो है ही नहीं। अच्छा। वो भी आपको बाद में दिखा दूंगी, हम चलेंगे उस तरफ। बिल्कुल। तो ये हो गई काठियावाड़ी की बात। मारवाड़ी की बोले तो पहले मालानी ब्रीड कहलाई जाती थी, अभी ज्यादातर राजस्थान में ब्रीडिंग बहुत होती है। पंजाब के लोग भी इसको लेके जाते हैं। गुजरात में भी अभी काफी मारवाड़ी घोड़े आ गए हैं, लेकिन सुंदरता में हाँ बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि लोगों ने उसकी हाइट क्रॉस ब्रीडिंग से थोड़ी बढ़ा दी है, तो उसकी वजह से हाइट में भी अच्छे हो गए जी। तो जैसे कि मैम आपने मुझे बताया कि आप अपनी चैनल में काफी लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कैसी चीजें लोगों तक आप पहुंचाते हैं। तो मतलब आप उनके बारे में थोड़ा कुछ हमें बताइए कि कैसी चीजें लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैम जब मैं इंटरव्यूज लेती हूँ जी, तो एक बात जरूर जो इंटरव्यू देता है उनको रिक्वेस्ट करती हूँ
कि कहीं भी आप जरूर ये इंक्लूड करें कि घोड़ों को कांटे वाली बिट ना पहनाएं। जी मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरे फार्म पे भी आप देखोगे, आपको मैं टैक रूम में भी लेके जाऊंगी, कोई भी कांटे वाली बिट नहीं है। लोगों में गलत मान्यता होती है कि अगर कांटे वाली बिट पहनाते हैं तभी घोड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत मान्यता है। उसको भी जैसे हम इंसानों को या और कोई जानवर को प्यार चाहिए, वैसे ही नश्वों को भी प्यार से समझाया जाता है। बिल्कुल। आजकल के लोगों में एक पेशेंस नहीं है। हाँ। मैंने शुरुआत में ही अफजल भाई की भी बात की कि बहुत पेशेंटली काम लेते हैं। आज को अफजल भाई भी ये कर सकते वाली बिट पहना दी, घोड़े को दर्द हुआ और वो अफजल भाई के, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। तो कोई गिने चुने लोग हैं जो ऐसी कांटे वाली बिट पहनाते हैं। उसके अगेंस्ट में एक कैंपेन चलाती हूँ। मैं कई शोज में जाती हूँ, वहाँ पे सादी बिट लेके जाती हूँ। कांटे वाली बिट अगर देखूं किसी ने पहनाई है, वो लेके रिप्लेसमेंट कर देती हूँ। फिर घोड़े का नसीब कि वो पहनाते हैं या नहीं पहनाते। मेरे चैनल पे जब मैं डालती हूँ तो काफी मैसेज आते हैं कि मैडम कैसे कंट्रोल होगा, लेकिन हाँ, अगर धीरज है, धीरे धीरे देखो। कोई हम एक एग्जांपल आपको दे दूं कि कोई बच्चे छोटे जब होते हैं तो कोई शैतान होते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। हाँ। कोई शांत स्वभाव के होते हैं। तो आज को कोई शांत स्वभाव का है बच्चा, उसको बोला वो कर दिया उसने, लेकिन जो मस्ती करता है या नहीं सुनता है आपकी, तो आप उसको मारोगे कूटोगे थोड़ी। वही कर रहे हैं घोड़ों के साथ। सही बात है। तो वो एक मैं अवेयरनेस लाती हूँ। दूसरा, हमारे जो काफी इधर सौराष्ट्र में एक रेवाल चाल चलते हैं लोग। तो रेवाल चाल के अंदर ऐसे पुराने लोग हैं जो उसके पुट्ठे पे बैठते हैं राइडिंग के टाइम, और वो जो हिस्सा है वो घोड़े की एनाटॉमी के लिए, उसके पैर के लिए बहुत ही खराब है। रेवाल चाल के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन जहाँ बैठते हैं वो गलत है। वो गलत है। 1, 2 या 4, 5 साल के बाद वो घोड़े के पैर खत्म हो जाएंगे, और घोड़ा है उसी के दम पे, घोड़ा है पैर के दम पे ही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज घोड़े की गिनी जाती है तो उसके पैर है, क्योंकि ये राइडिंग ही उसकी यूटिलिटी है जी। और उसके पैर ही खत्म कर दोगे तो कैसे चलेगा? तो वो भी थोड़ा मैं अपने चैनल में बताती रहती हूँ। इसके अलावा कई रूरल एरियाज में लोग जैसे टेटनस के इंजेक्शंस है, डीवर्मिंग है, वैक्सीन्स है, ये सब घोड़ों को नहीं देते जी। शायद पुराने ख्यालात के हो और ऐसा लगता है भाई ये क्या जरूरी है, शायद बच्चों को, अपने बच्चों को भी नहीं देते होंगे, क्योंकि उनका टेम्परामेंट, उनकी मेंटालिटी ऐसी है। तो वैसे भी अवेयरनेस मैं ट्राई करती हूँ लाने की कि भाई टाइम टू टाइम इनके वैक्सीन्स, डीवर्मिंग, ये सब होना चाहिए। हाँ, डीवर्मिंग इक्वाइन वेट के थ्रू भी हो सकता है, और कई चीजें ऐसी है नेचुरल में भी, जैसे नीम का पत्ता है, कड़वा होता है, उसके साथ कोई इंग्रेडिएंट्स हल्दी वगैरह मिक्स करके लड्डू बना के घोड़े को खिला तो भी डीवर्मिंग नेचुरली भी हो जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि अश्व फ्री में घूमते थे, ये स्टेबल्स में रखने के टाइम जब फ्री में घूमते हैं तो वो अपना खुद इलाज, कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या खाना है क्या नहीं खाना है कर लेते थे। लेकिन अब हम स्टेबल्स से कन्फाइन कर दिया है उसको, तो हमें ही ध्यान रखना है उसका। हमको ही उसका खाने पीने का ध्यान रखना है, वो है। फिर काफी वीडियोस मैंने ऐसे भी बनाए हैं कि जिसमें लोगों को वेटनरी केयर कैसी लेनी है, डॉक्टर्स के इंटरव्यू लिए हैं कि कई लोग अपने फार्म पे घोड़ों को इंजेक्शन देना है खुद लगा देते हैं जी। मेरा तो एक ही सवाल है मैडम कि क्या आपका बच्चा अगर बीमार हुआ तो आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे या खुद इंजेक्शन लगाओगे? बिल्कुल डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो ये थोड़ा मुझे अजीब लगता है कि एक रिस्क ले रहे हैं जी। कल को कुछ हो गया तो घोड़ा तो नहीं बचेगा। सही बात है। तो ऐसी चीजें हैं जो मैं अवेयरनेस लाती हूँ, और खास करके काठियावाड़ी का, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल थ्रू प्रमोशन करने की भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसकी जो
वर्च्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो पता नहीं है बिल्कुल। और अभी आजकल ज्यादा लोग ना मारवाड़ी, सिंधी और वैसी नस्ल में काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट सच बताऊं तो हमारे गुजरात में जो काठियावाड़ी नस्ल है वो इतनी ज्यादा मतलब प्रख्यात है, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी, तो ये लोगों को पता नहीं है। तो अच्छी बात है, आप अपनी चैनल के थ्रू लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, काफी अच्छा लगा मुझे। इसी पे आपने जो बोला उस पे भी और एक बात करूं कि 2 साल पहले भी मैं काठियावाड़ी लेके पुष्कर गई थी जी। वहाँ के जो लोकल लोग आते थे तो घोड़ों में ज्यादा उनको पता नहीं होता था, लेकिन वो आके मुझे ऐसे पूछते थे, मैडम ये फॉरेन का घोड़ा है क्या? मुझे इतना खराब लगता था ये सुन के कि अपनी खुद की देश की नस्ल और लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल। तो और जोर शोर से अभी मैं प्रमोशन करती हूँ इसका। जैसे कि मैम मैंने आपके काफी वीडियोस देखे हैं, आप इतना ट्रैवलिंग करते हो, तो आप मुझे बताइए कि आप अपने जो स्टड फार्म है उसकी देखभाल कैसे करते हो? बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। महीने के 15 दिन मैं बाहर ही रहती हूँ और स्टड फार्म मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, मेहनत वाला काम है और 24/7 वॉच रखनी पड़ती है। बिल्कुल। तो मेरा जो मुंबईला बेटा है छत्रपाल सिंह जाडेजा, उनसे मिलवाती हूँ आपको जी। तो वो आपको बताएंगे क्योंकि वही पूरा मैनेज करते हैं जी। सर प्लीज आप। हेलो हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो हमारे साथ है छत्रपाल सिंह जाडेजा। तो सर आप मुझे हमें बताइए कि आपका रूटीन कैसा रहता है अश्व के साथ, आप कैसी देखभाल करते हो? एक्चुअली मैम हमारा काम तो सुबह 5:30 बजे से शुरू हो जाता है। जैसे सुबह के टाइम हम 5:30-6 बजे के बीच में दाना देते हैं, फिर जिन बच्चों का वर्कआउट है उनको वर्कआउट देते हैं, फिर उसके बाद जिन घोड़ों पे हम राइडिंग करते हैं उसका रेगुलर राइड करते हैं, जो आधे घंटे पौने घंटे की राइड होती है वो। और फिर उसके बाद 9-10 बजे वापस सूखा चारा वगैरह दे देते हैं, दाना पानी देके फिर अपना ग्रूमिंग वगैरह का मेरा जो पैशन है वो ग्रूमिंग का है जी। जैसे कि कोई भी नॉर्मल ऑर्डिनरी घोड़े को ऐसे प्रेजेंट करना कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखे, तो उसके डाइट में क्या चेंज करना है, उसे कौन सा वर्कआउट देना है और कौन सी चीज़ों से वो ज़्यादा खूबसूरत लगे, वही मेरा मेन काम। तो एक्चुअली मैं इक्वाइन फोटोग्राफर हूँ, तो घोड़ों को ज़्यादा खूबसूरत दिखाना ये मेरा मेन पैशन है जी। तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ जी। हाँ, तो ग्रूमिंग के लिए सर ऐसा कोई प्रोडक्ट्स भी होता है कि जिससे अट्रैक्टिव लग सकते हैं? ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इंडिया में अभी नहीं मिल रहे हैं, तो मैं दुबई से ज़्यादातर शाइनर है, फिर वो नेक बेल्ट है, वो सब सारी चीज़ें मैं दुबई से लाता हूँ जी। और सर आप कोई पैकेट वाला फूड भी देते हैं अश्व को कि आप? नहीं, एक मेरे फ्रेंड हैं वो सप्लीमेंट बनाते हैं, चरणजीत सिंह मैडू करके, उनसे सिर्फ वो सप्लीमेंट हम लेते हैं। जैसे प्रेग्नेंट मेयर के लिए हो गया, स्टेलियन के लिए हो गया, फिलीज कोल्ड के लिए हो गया, वो सिर्फ हम जो अपना देसी चना जौ बाजरा उनके साथ वो सिर्फ सप्लीमेंट अभी दे दें। और जो ऑयल है या सर्दियों के सीजन में घी, ये सब चीजें देते हैं। क्या आपको मुश्किल लगता है कि आप इतने अश्वों को एक साथ देखभाल करना, या आपको मुश्किल लगता है या आप एंजॉय करते हो? नहीं, मैं पूरा एंजॉय करता हूँ क्योंकि जब से मैं समझना सीखा बचपन से, तब से एक ही शौक था मेरा घोड़े, कि मैं जब सुबह उठूँ तो सुबह मेरी घोड़ों से हाँ, कि ये रूम का दरवाजा भी हमने ऐसे ही बनाया है कि मैं जब आँख खुले मेरी तो सामने सीधे घोड़े दिखाई दे। बिल्कुल। आपको बता दूं एक बात मैडम, HDFC में बैंक में नौकरी लगी। अच्छा। वो छोड़ दी ये घोड़ों के पीछे। अरे बस एक प्यार है अपने अश्व के लिए, और क्या ही है। तो सर मेरे सामने इतना प्यारा नज़ारा है, तो मुझे थोड़ा डिटेल्स में जानना है कि आपके पास कितने स्टेलियन है, काठियावाड़ी है, कितने अश्व है। ओके। तो चलिए आप मुझे विजिट कराइए। ओके, चलिए जी, चलिए मैम।
सर आपके स्टड फार्म में कितने अश्व है? अभी मैम छोटे बड़े मिला के 12 है टोटल। जी। और इसमें से एक है ये राजल, ये मैं दुधवा से परचेज करके लाया था। इसका सायर है प्रिंस और इसका ग्रैंड सायर है तूफान। अभी ये 10 महीना प्रेग्नेंट है अपने केसरिया से। तो इनके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सर आप मुझे थोड़ा इनका डिटेलिंग में बताइए कि इनका नेम क्या है? इसका नाम एक्चुअली मैम अखल रखा है हमने जी। इसका जो शायर है वो रोजा घोड़ा करके है, जो मोरवाड़ा में खड़ा है राजदीप भाई के पास जी। इसकी जो डैम है वो भी ग्रे में रोजी मेरी है, वो भी मोरवाड़ा गांव में ही खड़ी है। जी। और कुछ डिटेलिंग्स मुझे ऐसे बताइए, क्योंकि इनका वीडियो मैंने काफी देखा था, बहुत वायरल हुआ है। हाँ। और लोगों के थोड़े क्वेश्चंस भी है और थोड़े चटपटे क्वेश्चंस है, तो आप बताइए कि क्या है इसके पीछे की कहानी? इसके पीछे की कहानी यह है मैम कि ये कलर एकदम यूनिक कलर है जी। जैसे कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जय मंगल है, जो वोलाई हम कहते हैं वो है, या फिर नुकरा है। तो एक्चुअली ये नुकरा नहीं है। जैसे इसके ऊपर धूप आएगी ये पूरा सोने की तरह चमकेगा। जो नुकरा होगा वो इस तरह की शाइन नहीं आएगी नुकरे में। और इसकी इस कलर की खासियत यह है मैम, इसके जो मार्किंग है वो क्लियर दिखते हैं। जैसे मुंह पे ब्लेज हो गया या कितने पैर वाइट है, आप देख सकते हैं कि इसका माथे पे पान है जी। तो ये क्लियर दिखेगा मार्किंग कि ये हाँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्किंग है। हाँ, तो नुकरे में ये मार्किंग नहीं दिखता है मैम। इसका एक पीछे वाला पैर भी वाइट है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके मार्किंग ये कलर में, क्रीमेलो कलर में आपको पूरी तरह से दिखाई देंगे। तो ये नुकरा नहीं है, एक्चुअली ये कलर बहुत रेयर कलर है। इसका नाम हमने अखल इसीलिए रखा है मैम। एक्चुअली अखल टेक करके एक ब्रीड है जी। वो ब्रीड में आपको पेलोमिनो, ये क्रीमेलो, ये सब कलर देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे काठियावाड़ी भी बहुत साल पुराने घोड़े हैं, उनके जीन्स में भी आपको ये कलर मिल जाएगा जी। और अपने इंडिया में क्रीमेलो बच्चियां बहुत कम है। काठियावाड़ी में 2, 3, 4 बच्चियां होगी, पर कोल्ट सिर्फ एक ही है जी। और ये जी। कितने महीने का है ये 6 से 7 महीने के बीच का है। क्या बात है। मुझे इनके मदर और फादर के बारे में भी थोड़ा जानना है, तो आप मुझे उनकी भी थोड़ा डिटेल्स दीजिएगा ताकि लोगों को पता लगे। हाँ। कि ये नुकरा नहीं है। इसकी जो डैम है उसका रोजा, वो भी ग्रे कलर की है, रोजे कलर की। वो हमारे गुजरात के बहुत ही पुराने ब्रीडर है, राजदीप भाई बसिया करके है। वो अपनी 4 या 5 पीढ़ी से सिर्फ और सिर्फ काठियावाड़ी में मेहनत करते हैं और इसका जो शायर है वो भी उन्हीं के पास है। ऑन पेपर आपको इसकी 100 पीढ़ी तक आपको अगर ऑन पेपर चाहिए तो इसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी जी। सिर्फ यूनिक कलर नहीं है, इसकी पेडिग्री जो है वो भी आपको ऑन पेपर गवर्नमेंट में आपको इसकी मदर फादर दोनों साइड से पूरी पेडिग्री मिलेगी। बिल्कुल। पर बच्चे को आप देख सकते हो, ऐसा लगता है कि हम बच्चे के साथ पूरे दिन ऐसे ही रहे, क्योंकि इनका जो मतलब पर्सनालिटी इतनी अच्छी है बच्चे की कि मैं क्या बताऊं। इसका नाम मैम अहलिया है। ये भी 10.5 महीने केसरिया से ही प्रेग्नेंट है। अच्छा। ये मैर में लाया था उदयपुर अपने धर्मवीर बन्ना से। ये शिवराज शेखरा करके घोड़ा था बनासकांठा, उसकी बच्ची है। अच्छा। और ये मैम हमारे फार्म का स्टेलियन है परमराज। इसका शायर है परमहंस, जो अभी पोसाना में गज्जू बन्ना के पास खड़ा है। और इसकी जो डैम है वो राजनंदिनी करके घोड़ी है जो रॉय की है। और इसकी हमने कवरिंग फीस 21,000 रुपये रखी है और ये बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है। अभी तो हमारे पास फार्म पे अभी इसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा हमने सेल किया है जो साउथ में राम प्रभु जी करके जो। जी हाँ गाइस, तो मैंने भी सुना है कि जो तमिलनाडु के जो प्रोड्यूसर है
उन्होंने इनका बच्चा जो राम प्रभु सर है उन्होंने इनका बच्चा लिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दिखाना, क्योंकि उनकी सायर और डेम का ये पेडिग्री चार्ट है, आप देख सकते हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप क्लोजअप करके दिखा दीजिए। जो परम राज है ये इनका पेडिग्री चार्ट है। मैम ये हमारे फार्म का स्टार है, इसका नाम उदयभान है और अभी 16 महीने का हुआ है, अभी 61 प्लस है। इसका जो शायर है वो उदयराज करके घोड़ा है और इसका जो ग्रैंड शायर है वो देवराज करके घोड़ा है रनिया में जी। और इसकी जो डैम है वो डायरेक्ट सुंदर की बच्ची है जी। और इन्होंने ट्रॉफी भी, हाँ अभी ये पूना शो से ट्रॉफी भी लेके आया है। अच्छा, क्या बात है। मैम ये है हमारे फार्म की शो विनर काठियावाड़ी फिली, जिसका नाम है रोशी। ये अभी 3.5 साल की हो गई है और इसका जो फादर है वो बहुत ही प्रसिद्ध एक स्टैलियन है काठियावाड़ी में, कन्हैयो, जो अभी वंतारा के अंदर है, उसी की है ये। क्या बात है। पिछले साल जसरा शो में जीत के आई और इस साल सूरत शो में। अरे वाह। आज मैं राजल स्टड फार्म से एक सीख सीखने जा रही हूँ। ताकत का सबसे सुंदर रूप विनम्रता होता है और विनम्रता तभी आती है जब आप किसी का भरोसा बन जाओ। इसीलिए कहते हैं इंसानियत की सबसे सुंदर पहचान तो यही है, जो बोल नहीं सकता उसकी आवाज़ बनना, और हमारी भावना कार्य वो आवाज़ बनने जा रही है।